हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। द रैशनले ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग ने जाना था। आज हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बट जैसे मैंने कहा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था भाई, इंडिपेंडेंस से पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, देवर रूलिंग अस, तो हमारी थोड़ी फटी पड़ी थी। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, सो उस टाइम हमें ऐसा था भाई, अब हम नहीं चाहते कि कोई और आए और वापस हमारे ऊपर रूल करने लगे। तो हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखा था, दूसरी इकोनॉमी के साथ ओपन नहीं किया था। हमारी कंट्री के अंदर भी मेजर जो बिजनेस थे सारे गवर्नमेंट के हाथ में थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के हाथ में थे। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर कोई बिजनेस कर भी रहा है तो भी उसका मेजर लुक आफ्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, लाइसेंसिंग हद से ज़्यादा थी। तो इतना स्ट्रिंजेंट होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे थे। तो 3 बड़े सॉल्यूशन इसके हम लेके आए। ग्लोबलाइजेशन, जो फॉरेन में टेक्नोलॉजीज़ आई है वो हम लेके आएंगे। हमें जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो हम इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास जो एबंडेंट गुड्स अवेलेबल है हम उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स जो भी गवर्नमेंट के स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐसे नहीं है कि सारे अननेसेसरी है। ऑफ कोर्स फ्रॉड्स और बहुत सारे स्कैम्स बचाने के लिए ज़रूरत है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, लाइसेंसेस ले, लेकिन जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा हो रहा था उसको कम कर दिया जाए। तो वो हमारा लिबरलाइजेशन था। एंड प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी नहीं थी, वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा था। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट किया और प्राइवेट सेक्टर को वो इंडस्ट्री में एंटर करने दिया जो पहले अलाउड नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को एंटर नहीं होने दिया। तो हमें मोटा मोटा थोड़ा पता चल चुका है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था। आगे इसके बाद जो आंसर करवाने वाला हूँ बहुत डिटेल में, ठीक है, एकदम हद से ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं, तो तभी बोर ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ आप लोगों को बता दिया है। स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हेतु क्या था? व्हाट वाज द हेतु? क्यों हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, किस हेतु के साथ हमने स्टार्ट किया? कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरा अचीवमेंट क्या होना चाहिए, मैं किस लिए वो काम करना चाहता हूं। भाई अपने साथ क्या क्या हुआ वो तो हमने देख लिया, लेकिन ये करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है। तो जो 3 प्रॉब्लम थी वो 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रहेगा। सिंपल, जो 3 प्रॉब्लम्स थी वो 3 प्रॉब्लम्स का हम लोग अभी सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। जो इन्फ्लेशन आ रहा था हमारी इकोनॉमी में 10%, डबल डिजिट में हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पहुंच चुका था, तो उसको स्टेबिलिटी पे लेके आओ। जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है उसको स्टेबलाइज करो, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल लेके आओ, इकोनॉमी में पॉवर्टी कम करनी है अपने को, ठीक है। सो यस, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला वार किसके ऊपर करना था हमको? इकोनॉमिक stabilization. The immediate objective of the NEP was to manage the crisis facing the Indian economy in the form of large fiscal deficit. पैसे आ रहे कम है, जा रहे ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट होता जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ भाई ये करो, एक्सपेंडिचर को कट डाउन करो, इनकम को बढ़ाओ, ठीक है। इसके लिए एनईपी लाए थे हम लोग। यस, ह्यूज, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डेफिसिट, वहाँ पे भी हालत ख़राब थी। तो भाई अभी जब हम लोग लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाएंगे तो हम एक्सपोर्ट भी तो ज़्यादा करेंगे, पैसे तो ज़्यादा आएंगे आउट ऑफ इंडिया से, ठीक है। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी थी।
सेकेंड जिसकी वजह से हमको ऑब्जेक्टिव हमारा था, दैट वाज एक्सेलरेट द ग्रोथ। भाई पहले स्टेबल कर डाला, अभी स्टेबिलिटी के बाद क्या चाहिए? ग्रोथ। क्या चाहिए? ग्रोथ। तो एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। समझा ना? The long-term objective of the NEP 1991 was to bring in the major structural changes. Structural changes. वापस कुछ नया आया. When I say structural changes, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, उसको धीरे धीरे इंडस्ट्री एंड टर्शियरी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है हमको, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज का सबसे बड़ा चीज़ होता है दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आने थे टू एनेबल इंडिया में अपना जीडीपी बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ेगा उससे। ठीक है, एट अ मच फास्टर रेट देन बिफोर। अब तक जितने रेट से जीडीपी बढ़ रहा था उससे ज़्यादा अपने को जीडीपी बढ़ाना था। कमेंट में मेरे को बताओ पिछले क्वार्टर में अपना जीडीपी कितने परसेंटेज से बढ़ा? कमेंट में अभी के अभी बताओ सब लोग। ठीक है, यस, द एम वॉज टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ द स्लो ग्रोथ रेट। भाई अपना जो एक फिक्स हो गया था हर साल 4-5%, उससे आगे बढ़ना था। द एम वॉज टू गेट इकोनॉमी आउट ऑफ द स्लो ग्रोथ रेट ट्रेजेक्ट्री, ब्रिंग इट ऑन पार पे लेके आओ अदर कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना, मलेशिया अच्छा कर रहे थे, साउथ कोरिया, तो उनके साथ अपने को पहुंचना था। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए उसकी जनता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जनता खर्चा कब करेगी? जब इनकम होगी। इनकम कब होगा? जब उनके पास जॉब होगा। तो इकोनॉमी का मेन एक फैक्टर था एनईपी लाने के पीछे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या कर रहे हो? अभी गवर्नमेंट सीधी बात है प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो ज़्यादा बिजनेस होंगे, ज़्यादा बिजनेस होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, so yes, employment generation, creating employment and livelihoods for millions of poor Indians, मेरे ऐसे गरीब लोगों के लिए, ठीक है, was one of the major objective with increased investment। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। मतलब हमारे यहाँ से तो लोग इन्वेस्ट कर ही रहे थे, फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई धीरे धीरे इंडिया में स्टार्ट होने लगा आफ्टर new economic policy. Initially, yes, it was allowed 10%, 25%, 49%, 75%, and at the end 2010 के बाद से it was allowed 100% FDI। मतलब फॉरेन से कोई बंदा यहाँ पे आके खुद का बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में आ रहा है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड्स अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक वेलफेयर, हो बहुत सारे फ़ायदे बता दिए। ठीक है, सो एफडीआई की हेल्प से प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की हेल्प से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। रिडक्शन इन पॉवर्टी। अभी देखो भाई, एक सर्कल है, विशियस सर्कल इकोनॉमी का, कि जॉब अगर है, एम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों के पास पैसे तो होंगे, तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी तो हटने वाली है। यस और नो? पॉवर्टी तो ऑटोमेटिक हट चुकी है आपकी। अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। देयर आर सेवरल एस्टिमेट्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी, बट द एस्टिमेट्स ऑफन वेरी, ऊपर नीचे होता रहता है। However, it is safe to say that a vast majority of the Indians lived in different states of poverty and deprivation। मतलब बेचारे कुछ भी नहीं था उनके पास, रोटी कपड़ा मकान भी ठीक से नहीं अवेलेबल है, डिप्राइव्ड लोग रहते एकदम। ठीक है, तो पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड, बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लाई 4 सालों में, 40 सालों में, 4 डेकेड्स इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन किसी का कुछ फायदा हो पाया नहीं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से लोगों की इनकम बढ़ी एंड पॉवर्टी से लोग धीरे धीरे ऊपर आने लगे। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी इट वॉज बिलीव्ड दैट ओनली वे टू लिफ्ट मिलियंस ऑफ इंडियन पुअर, जो गरीब है उनको रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पॉवर्टी से बाहर लेके आना है। अभी देखो विशियस साइकिल, एम्प्लॉयमेंट मिला, इनकम जनरेट होगी, पॉवर्टी से बाहर है,
जैसे ही पॉवर्टी से बाहर आए, सीधी बात है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ? दैट डजंट मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छे कपड़े पहनेगा, कि वो अच्छा घर लेगा, अच्छा मोबाइल, वो बात की बात है। लेकिन पहली चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैटर करता है, उसको रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन ये चीज़ें प्रॉपर मिल रही है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी लेवल कितना ज़्यादा है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सीधी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपनी कंट्री में बढ़ने लगा, उससे ह्यूमन क्वालिटी जो लाइफ थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो मैं आप लोगों को कब से बता रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी क्लोज, कि भाई बाहर से किसी को आने देना नहीं है, वरना वो लोग वापस आएंगे और हमारी इकोनॉमी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमने देखा अदर इकोनॉमीज आर ग्रोइंग। अगर वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो इकोनॉमी डेवलप हो रही है और हमारी इकोनॉमी पीछे रह गई, तो हमने क्या किया, उनके साथ हमारी इकोनॉमी को कनेक्ट कर दिया। हमने इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ दिया। इंपोर्ट्स थोड़े फ्री हो गए, एक्सपोर्ट्स थोड़े फ्री हो गए, मतलब फ्री मतलब एकदम फ्री नहीं, लेकिन जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थे वो थोड़ी कम कर दी हम लोग ने। एक टाइम था जब अगर हमें चाइना से कोई गुड्स इंपोर्ट करने हैं, 100 रुपये के गुड्स पे 400 रुपीज़ तो हमको ड्यूटी पे करना था, तो 500 रुपीज़ का मिलता था, आज वो अराउंड 150 में मिल जाता है, सिर्फ 50 रुपीज़ ड्यूटी पे कर रहे। सो ये बेनिफिट हो गया हमको, तो ग्लोबलाइज हो गया हमारा इकोनॉमी। अभी इसके वजह से फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करने आएंगे, यहाँ पे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। तो ये एनईपी आने की वजह से बहुत सारी फॉरेन ब्रांड्स है। सी इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो सीधी बात है फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा मिलने वाला है। तो हमें ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हम आ गए, हमारी इंडियन इकोनॉमी। सिंस इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। अपन ने ऐसे ही माना था भाई अपने को किसी से कुछ इंपोर्ट नहीं करने का, जो है अपने पास हम संतुष्ट है, वापस इंपोर्ट करने जाएंगे वो लोग आएंगे और हमारे ऊपर रूल करने लगेंगे। तो हमने क्या सोचा, अपने को कुछ ज़रूरत नहीं है सॉरी, ओके, सेल्फ रिलायंस। हाँ, तो द ऑब्जेक्टिव वॉज अप्रोप्रिएट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट to follow an inward looking protectionist trade and investment policy during 1980s and 90s when the entire world was moving towards more open and globalized। मतलब पूरी कंट्री जा रही है ओपन इकोनॉमी के साइड, ग्लोबलाइजेशन के साइड, और हम प्रोटेक्शनिज्म पे ही है अब तक। पूरी इकोनॉमी, वेस्टर्न इकोनॉमी सब लोग मूव कर रहे हैं और हम यहीं पे बैठे हुए हैं, भाई हम नहीं करेंगे, हम तो प्रोटेक्शनिस्ट है, हम हमारे लोगों को बचा के रखेंगे, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे किसी को, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी नहीं होने देंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव चले वैसा नहीं था। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने ओपन कर डाला, जाओ बिंदास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो सारे सेक्टर्स में, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ में, ठीक है। देखो मैं देखो भाई अपना हर पॉइंट इंटीग्रेटेड, रिलेटेड, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मज़ा है, इट इज़ इंटीग्रेटेड, हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मज़ा आता है, ठीक है। समझो, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, अभी यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों की इनकम हो रही है, तो सेविंग्स भी होगा, सेविंग्स होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फॉरेनर्स देखेंगे भाई इंडिया में तो मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो वो लोग भी आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगेंगे, तो उससे वापस कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये देखो सब चीज़ें मैच हो रही है, अपनी ऑब्जेक्टिव सारे, ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड है अपना। विथ लिबरलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एफडीआई पॉलिसी, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट बोथ डोमेस्टिक, सीधी बात अपने इधर के लोग तो इन्वेस्ट करेंगे, पैसे कमा रहे तो सेव करेंगे, सेव करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग एल्स बट कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगा एंड इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा। उसके बाद होता है रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल।
अभी सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जो कब से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, लाइसेंस, ये वो कितना सारा था। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई हमने कंट्रोल अपना कर दिया कम। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी was to reduce the direct and indirect controls। ठीक है, लाइसेंस हो गया, ये हो गया, जो लॉस थे, बाई लॉस थे, कम कर दिए ओवर इकोनॉमिक एसेट्स एंड एक्टिविटीज दैट आर प्रूविंग टू बी डिसएडवांटेजेस। मतलब जो कंट्रोल की वजह से अपने को नुकसान हो रहा है उसको हटा दो, वो कंट्रोल की करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, डिसएडवांटेजेस टू प्राइवेट सेक्टर विथ एबोलिशन, एबोलिशन मतलब लाइसेंस हटा दिया गया, लाइसेंस राज जो बोलते हैं ना, लाइसेंस राज, वही एबॉलिश कर डाला अपन ने। फिर MRTP एक्ट, मतलब पहले मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करते थे, ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस को मना करते थे। अभी कंपटीशन बिंदास, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना इकोनॉमी को फायदा होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वुड हैव इंसेंटिव टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल। तो ये सब जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल हटाए तो उससे प्राइवेट सेक्टर का फायदा, प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो उसको भी मजा आएगा ना, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा। ठीक है, उसके बाद आता है डिसइन्वेस्टमेंट। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो बोलता हूं ना प्राइवेटाइजेशन किया, कैसे किया गवर्नमेंट ने, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी थी कि प्राइवेट सेक्टर को ये बिजनेस के अंदर आना अलाउड नहीं है। अभी सब बिजनेस ओन करके बैठ गई थी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अंडरटेकिंग्स, एंटरप्राइज जो भी था, लॉस पे लॉस किए जा रहे, एफिशिएंसी है नहीं, लोगों के प्राइस ज़्यादा पे कर रहे, लोगों को गुड्स सर्विसेज मिल नहीं रही है, लोग परेशान, सब परेशान। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक सेक्टर हैड ग्रोन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा, अनवायबली बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन विथ इंक्रीज लॉसेस, हर जगह पे फैल के तो रखा था, लेकिन क्या हो रहा था, इंक्रीज्ड अनवायबल, बढ़ रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं दे रहा है अपने को, कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। वॉज अ ड्रेन ऑफ द गवर्नमेंट का बजट, मतलब वो जो पैसे आ रहे थे जा रहे थे ना, तो यहाँ पे इनकम तो कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, खाली फोकट इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है अपने को पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पब्लिक सेक्टर को भाई हटा दो, एफिशिएंसी, ये जो अकाउंटेबल रखो उनको, क्योंकि अब तक क्या था, छोड़ना कौन पूछने वाला है, देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी, कंपटीशन ही नहीं होता था क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा और कोई करता नहीं था, गवर्नमेंट ने किसी को अलाउ नहीं किया था। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, या तो फिर एक काम करो, डिसइन्वेस्टमेंट कर लो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो लोग 4-5-10 लोग आएंगे, ये बिजनेस में कंपटीशन क्रिएट करेंगे, एफिशिएंसी लाएंगे, बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होने लग जाएगा। राइट, उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अभी क्या होता है, पहले 1-2 लोग सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले के ज़माने के अगर हम लोग देखेंगे राशन की दुकान में, वो एक ऐसा तोंड वाला अंकल बैठता है, हाँ क्या चाहिए, हाँ नहीं देने का है, अभी नहीं है, पहला ये लाओ, पहला वो लाओ, 50 चीज़ें होती थी। लेकिन आज की तारीख में वी गो टू डी-मार्ट, वी गो टू स्मार्ट बाज़ार, वी गो टू रिलायंस स्मार्ट, और वी गो टू XYZ एनी मार्केट, सर हाउ मे हेल्प यू, हाउ मे हेल्प यू। एफिशिएंसी कितना बड़ा, डिलीवरी तुरंत मिलता है, गुड्स इजी अवेलेबिलिटी, हर एक चीज़ को लेके। तो ये क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिटिवनेस, तो उनका एफिशिएंसी भी वहाँ पे बढ़ने वाला है, लोग फटाफट काम करना शुरू करेंगे। तो NEP ने हमको यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस लेके आया एंड जो हमारा एफिशिएंसी था वो भी इम्प्रूव करवा दिया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, लाइसेंस के रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग वो बिजनेस में एंटर होंगे, ज़्यादा लोग बिजनेस में एंटर होने से कंपटीशन क्रिएट होता है सबके बीच में। ठीक है, विद अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इंडियन एंटरप्राइजेस वुड फेस कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल फर्म्स, बाहर से भी लोग आके बिजनेस करेंगे। ठीक है, वो वॉलमार्ट ऐसे भी लोग आ जाएंगे इंडिया में वेरी सुन, तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की वजह से वो भी होने वाला है। ठीक है, ऑल दिस फैक्टर्स वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन मोर कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन बिजनेस। जो हमारे इंडियन बिजनेस वाले लोग लेथर्जिक होके बैठे थे, डोमेस्टिक लोग, बिकॉज उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे के रखा हुआ था,
तो अब वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका कंपटीशन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है एंड ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है। सो इस रीज़न से ये ऑब्जेक्टिव के साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लाई गई थी। आई होप द फंडास व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।